डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एम्पेयर्स लॉ के बारे में। लेकिन एम्पेयर्स लॉ को पढ़ना और बायोट सेवार्ट्स लॉ को ना पढ़ना ऐसा है कि जैसे आप पाकिस्तान स्टडी के अंदर पाकिस्तान बनने का तो जिक्र करें, मगर उसके साथ कायदे आजम का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। तो एम्पेयर्स लॉ जिस चीज से बना है, उस लॉ का नाम है बायोट सेवार्ट्स लॉ। इसी वजह से हम एम्पेयर्स लॉ को पढ़ने से पहले बायोट सेवार्ट लॉ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बायोट सेवार्ट्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि ये किस बारे में लॉ है। ये लॉ असल में मैग्नेटिक फील्ड को हमें कैलकुलेट करके देता है विद द हेल्प ऑफ करंट। भाई करंट की मदद से या करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई या मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कितना असर पड़ा, वो हमें बताएगा बायोट सेवार्ट्स लॉ। अब ये हमें किस तरह से बताएगा, ये रिलेशन हमें किस तरह से जान के देता है, हम उसकी अब स्टेटमेंट समझते हैं पहले। वो बायोट सेवार्ट लॉ अपनी स्टेटमेंट में ये कहता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्वाइस ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। अगर किसी भी वायर में से या कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ उस कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी करंट के। तो आप ऐसे कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्वाइस ऑफ द करंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड मसलन यहां पर अभी 2 टेस्ला है और करंट यहां पर जो है, या फर्स्ट करें आपके पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है और करंट आपके पास 2 एम्पेयर है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 2 टेस्ला करना चाहते हैं तो आपने करंट को डबल करना होगा, यानी 4 एम्पेयर करना होगा। इसी मदद से आप ये चीज समझ सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्वाइस ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इसी वजह से आपने लिखा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2r। अब दूसरी चीज हमें बायोट सेवार्ट लॉ ने ये कही कि स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है उस कंडक्टर के अराउंड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। अब ये जो कंडक्टर है इसमें से करंट गुजर रहा है और ये इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर पाथ में। ये मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी जितना ट्वाइस में ये करंट बढ़ेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे इस कंडक्टर से दूर होती जाएगी उतनी उतनी इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड जितनी करीब होगी उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड जितनी दूर आप देखेंगे उतनी उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। अगर आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, आपने एक मैग्नेट और दूसरे मैग्नेट के दरमियान बहुत ज्यादा मुफासला रखा, तो एक मैग्नेट दूसरे के ऊपर कम फोर्स लगाएगा। अगर आपने इस मैग्नेट को इसके बिल्कुल करीब रखा, अब उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड करीब में ज्यादा स्ट्रेंथ है, ज्यादा ताकतवर है। जैसे जैसे आप दूर होते जाते हैं तो एक मैग्नेट या एक जो मैग्नेट होता है दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कम करता है। अब यहां पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही है, तो वहां पर इनवर्स रिलेशन हुआ। इसी वजह से हमने यहां पर लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। आर हम इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनती है किसी भी चीज के अराउंड। जब कोई भी चीज सर्कुलर बनती है तो उसके सेंटर से लेकर उसके कर्वेचर तक या उसकी सरकमफेरेंस जो बाहर वाला होता है उस तक जो मुफासला होता है हम उसको रेडियस के साथ जाहिर करते हैं। अब यहाँ पर ये दो आपके पास एक्सप्रेशंस या दो रिलेशंस आ चुकी है। अब आप अगर इन दोनों रिलेशंस को या दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में करते हैं कंबाइन, तो कुछ इस तरह से होगा कि बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, तो आपने लिखा एक प्रोपोर्शनलिटी की साइन यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो आपने उसको भी लिखा सेम। 2i यहां पर है और ये जो r है उसके अपान में है, तो 2i into 1 2i हो जाएगा। तो 2i डिवाइडेड बाय r, आपके पास ये रिलेशन आ चुकी है इन दोनों को कंबाइन करने के बाद। अब यहां पर अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाते हैं तो आपके पास आता है कांस्टेंट मोस्टली और दूसरी इक्वल की साइन। तो आपने इसको हटा के जब आपने इक्वल की साइन दी और दूसरा कांस्टेंट के दिया, तो अब आपके पास जो फार्मूला है वो बन चुका है b इज इक्वल टू के इंटू 2i अपॉन r, बाकी जो है वो सेम है।
अब ये जो आपके पास k कांस्टेंट है, दरअसल ये खुद भी कुछ दूसरे वैल्यूज या कांस्टेंट्स के बराबर है। वो बराबर है k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब ये जो वैल्यू है k की जगह आप करेंगे रिप्लेस, तो आपने k की जगह लिखा म्यू नॉट और अपान में लिखा 4 पाई। म्यू नॉट के साथ 2r मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 पाई के साथ ये जो r है वो हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो अब आपके पास फार्मूला हो चुका है म्यू नॉट इंटू 2i अपॉन 4 पाई इंटू r। अब ये जो आपके पास 2 है, इस 2 का टेबल इस 4 के ऊपर जाएगा 2 टाइम्स। तो मतलब ये हुआ कि ये 2 हो गया कैंसिल, बाकी नीचे बचा सिर्फ 2। तो अब आपके पास फार्मूला हो चुका म्यू नॉट इंटू आर, क्योंकि ये 2 अब कैंसिल हो चुका, डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर। अब ये फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का अकॉर्डिंग टू बायोट सेवार्ट्स लॉ। अब इस फार्मूले से हमें, अगर यहां पर म्यू नॉट है तो इस म्यू नॉट का मतलब है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आपने ये भी पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इसको हम कहते हैं परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये इस्तेमाल होता है मैग्नेटिक फील्ड में। अब यहां पर इस परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ तो है, इसके साथ आप यूनिट हेनरी अपॉन मीटर लिखें, या इसके साथ यूनिट आप न्यूटन अपॉन एम्पेयर स्क्वायर लिखें, या इसके साथ यूनिट आप वेबर अपॉन एम्पेयर इंटू मीटर लिखें। सारे के सारे यूनिट्स वैलिड हैं, एक्यूरेट हैं और इस्तेमाल होते हैं। अब हम आते हैं कि इसमें ये जो आपके पास फार्मूला है ये हमें बताता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू नॉट के हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके हैं जो उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके हैं जो उसके अराउंड रेडियस है जिसका जितना है। अब यहां तक आई होप कि आपको बायोट सेवार्ट्स लॉ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको समझ आ चुकी। अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो टॉपिक है वो है एम्पेयर्स लॉ। अब एम्पेयर्स लॉ दरअसल वो क्या करता है, उसका मतलब ये होता है कि आपके पास अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग से मालूम करना। यहां पर हम कंबाइन कह रहे थे सारी को मैग्नेटिक फील्ड। वो कहेगा कि भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहां पर क्या होगी, यहां पर क्या होगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा करीब है वो स्ट्रेंथ में है, उसके पास ताकत ज्यादा है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस दूर होती जाएगी तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वहां पर कम होती जाएगी। मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और। इसी वजह से हमने ये जो आपके पास सर्क्यूलर लूप है, ये जो सर्क्यूलर आपके पास कर्वेचर या आपके पास एम्पेयर लूप है, आपने इसको डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया बिल्कुल छोटे छोटे एलिमेंट्स में, ताकि हम हर एक पॉइंट पर, हर एक छोटी छोटी हिस्से पर मैग्नेटिक फील्ड को मालूम कर पाए। इसी वजह से आप कहेंगे एम्पेयर्स लॉ के अंदर कि नाउ कंसीडर एन एम्पेयर लूप इन फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड पाथ अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। ये आपके पास करंट कैरिंग वायर है, इसके अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड का लूप है, इसको हम कहेंगे एम्पेयरन लूप। इसको हम एम्पेयरन लूप इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हमने अभी इस लूप को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक आउट करना है। जैसे ये ब्रेक हो गया तो हम कहेंगे कि नाउ द सर्किल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ लेंथ एल। हमने बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में इसको ब्रेक कर दिया है, इसको डिवाइड कर दिया है। अब आपने कहा कि मिसाल के तौर पर ये छोटी लेंथ, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ इस लेंथ पर, वैसे तो ये सर्क्यूलर है और जो चीज सर्किल में होती है उसकी लेंथ नहीं होती, उसको सरकमफेरेंस होता है। हम यहां पर लेंथ क्यों लिख रहे हैं उसको आप थोड़ा समझें। देखिए अगर आपके पास कोई बड़ा सा सर्किल हो, जैसे कि आपके पास अगर ये सर्किल है, ठीक है, आपने अगर इस सर्किल को बिल्कुल ब्रेक कर दिया इस तरह, अब मुझे ये बताएं कि इसकी आप लेंथ लेंगे या इसका आप सरकमफेरेंस लेंगे। आप इसका लेंथ लेंगे,
क्योंकि इस सर्किल का ये जो छोटा टुकड़ा है वो लेंथ बनाता है, यानी छोटी छोटी लेंथ्स मिलकर आपका एक सर्किल बनाती है। इसी वजह से आपने जब इसको तोड़ा कि भाई इस हिस्से में, इस छोटे टुकड़े में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो उस छोटे टुकड़े की जगह आपने डेल्टा एल लिख दिया, यानी ऐसी लेंथ जो हर जगह पर चेंज हो रही है। ये लेंथ वन आपने यहां पर तोड़ा मिसाल, तो लेंथ टू यहां पर तोड़ा तो लेंथ एल थ्री। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मालूम करना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लेंथ कितनी है, L2। हर हिस्से पर जब आप मालूम कर रहे हैं तो इसी वजह से आपने उसको ब्रेक आउट करना पड़ रहा है। तो अगर आप इस सर्किल के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो एन नंबर ऑफ टुकड़े होंगे, यानी कि एल एन जो है वहां पर आ जाएगी, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। तभी आपने यह कहा कि हमने इसको अभी अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ या एम्पेयर लूप तोड़ दिया है। अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। यह तो थी इसकी थ्योरी। अगर आप ये ना भी लिखें तो ये कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर लिख के आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पर शुरू करेंगे कि भाई फार्मूला जो बायोट सेवार्ट्स लॉ का है वो तो ये है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। मगर चूंकि एम्पेयर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड को हर छोटे छोटे टुकड़े पर मालूम कर रहा है, इसी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ हर जगह की समेशन लेंथ दे देंगे, यानी टोटल लेंथ दे देंगे। इस एल को जब सब लेंथ को मिलाएंगे तो हम देंगे उसकी जगह समेशन इंटू डेल्टा एल, यानी सारों को कंबाइन करके। और उसके बाद ये आपने लिखा म्यू नॉट आर अपॉन 2 पाई आर सेम। अगर आपने इस बी के साथ डेल्टा एल मल्टीप्लाई की तो इस वैल्यू के साथ भी आप समेशन इंटू डेल्टा एल मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बराबर है इसके, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू समेशन ऑफ लेंथ बराबर होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटू समेशन ऑफ लेंथ। इसी वजह से आपने ये जो ब्लू में है ये आपने ऐड कर दिए बायोट सेवार्ट लॉ के अंदर। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन बन चुकी है, ये एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ आपके पास बन चुकी है। सिर्फ आपने समेशन इनटू लेंथ आपने ऐड कर दिया बायोट सेवार्ट लॉ के अंदर, बस। अब यहां से आपका एम्पेयर्स लॉ बनेगा। अब यहां पर थोड़ी और चीज आप समझें। आपने यहां पर लिख दिया है समेशन इनटू डेल्टा एल। ये समेशन आप यहां पर दें या इसके साथ दें तो भी कोई इशू नहीं है, हम दे सकते हैं जैसे हम चाहें। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाली चीजें कोई हिसाब किताब उनका नहीं होता। अब समेशन इनटू डेल्टा एल का मतलब है कि ये डेल्टा एल वन, ये डेल्टा एल टू, ये डेल्टा एल थ्री, ये डेल्टा एल एन या फोर, छोटे छोटे टुकड़ों पर जहां जहां भी आप L1 L2 करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। सारी छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर आपने यहां पर लिख दिया समेशन डेल्टा एल एन। ये सारे छोटे टुकड़े मिलकर आपको ये बना के देंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको मैं चीज कहूं कि भाई पहले तो हमने इनको तोड़ा था, यहां पर थ्योरेटिकली हमने यहां पर इनको तोड़ के तो लिखा, पर हमने उनके साथ क्या लगाई है, समेशन, यानी हम उन सब को करेंगे कंबाइन। मगर जब आप इन सारी छोटे छोटे टुकड़ों को कंबाइन करेंगे, जैसे कि ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, इन सारों को आपने कंबाइन किया तो आपको फिर एक सर्किल ही मिल गया। जब आपको कंबाइन करने के बाद एक सर्किल मिल जाता है तो फिर वहां पर जो आप लिखते हैं वो लिखते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो अब आपके पास ये पूरा बन चुका है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। इसी वजह से आप कहेंगे कि जब आप इन सारे छोटे टुकड़ों को ऐड किया तो समेशन ऑफ ऑल स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स वी गेट द सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। अगर आपने इन सारों को कंबाइन करने के बाद समेशन इनटू डेल्टा एल के बाद आपको मिल रहा है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल बराबर होता है 2 पाई आर के। इसी वजह से आपने इन सारे छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर आपने ये फार्मूला लिख दिया कि भाई समेशन इनटू डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब यहां पर जो एम्पेयर्स लॉ का आपने एक्सप्रेशन लिखा जो कि वन था, आपने इसकी जगह समेशन इनटू डेल्टा एल की जगह आपने अभी सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का वैल्यू पुट करना है।
जैसे ही आपने इस इक्वेशन ए को इस इक्वेशन 1 में पुट किया, तो ये आपके पास समेशन इंटू डेल्टा बी इंटू डेल्टा एल सेम इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये सेम इंटू में समेशन इंटू डेल्टा एल जो यहां पर थी, आपने उसकी जगह ये लिख दिया 2 पाई आर। अब यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि भाई ये जो 2 पाई आर है और ये जो 2 पाई आर है, आपस में एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। तो आपके पास जो बचेगा वो है समेशन इंटू बी इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ये एम्पियर्स लॉ का फार्मूला है जो हमने इस्तेमाल बार बार अभी करना है। अब यहाँ पर ये जो म्यू नॉट है, इसका मतलब वही सेम है जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि भाई वो आपका परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है और उसका ये वैल्यू है। यहाँ पर एक और भी चीज आप समझें, उससे पहले मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी रिकमेंड करें, ताकि वो भी इस चीज से आराम से फायदा उठा सके। हमारे जो भी सारे लेक्चर्स हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बेसिक बिल्कुल कच्चा है, या जिनको बिल्कुल फिजिक्स समझ नहीं भी आती तो उनको आसानी से वो चीजें समझ आ जाएगी। इसी वजह से अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जिनको फिजिक्स समझ नहीं आ रही, तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। अब हम यह पर ये चीज समझते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर थी वो हर पॉइंट पर अलग अलग है, इसी वजह से यहां पर हमने डेल्टा एल लगाना था। ठीक है, ये हमने चीज यहां पर आपकी रिमाइंड के लिए लिख दी है। दूसरी चीज जो हमारे बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है वो कुछ ये है कि इंटीग्रल ऑफ बी अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द लूप। इसका मतलब सिंपल ये है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटीग्रल, जो समेशन, जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ज्यादा होगी जितना उस कंडक्टर से करंट आपका ज्यादा गुजर रहा होगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सोलिनॉइड और टोरॉइड के बारे में। तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।